अब यूआई यूएक्स डिजाइन हो गया। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप जो आती है वो आती है कि हम इसकी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, जितना भी डेटा हमारे ऐप के अंदर है, हम इसे कैसे स्टोर करेंगे, हमारा आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन होगा। right? तो ये सारे चीजों के अंदर हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स, हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी, बहुत सारे इंटरफेसेस होंगे, और इन्हीं से मिल करके हमारी एप्लीकेशन बनती है। बट यार, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्लासेस की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों बनानी पड़ती है क्लासेस, क्यों बनाने पड़ते हैं ऑब्जेक्ट्स, ऐसा क्या है इनमें। तो देखो, छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम इस एप्लीकेशन के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन सेव करना चाह रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए अब तुम मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर मैं पूरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन एक साथ सेव कर सकूं? नहीं करता। अगर मुझे प्रोडक्ट का केवल नाम सेव करना है तो मैं स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रोडक्ट का केवल प्राइस सेव करना है तो मैं इंटीजर यूज कर सकता हूँ। बट जब मुझे पूरे प्रोडक्ट का नाम, प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी और ये सब सेव करना है एक साथ, तो ऐसा कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे मान लो 10 ऐसे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, तो मुझे ऐसे 10, और सपोज करो 3 पैरामीटर्स हैं, तो लगभग 30 वेरिएबल्स खुद बनाने पड़ेंगे। तो वो सही अप्रोच नहीं है। क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी तुम्हें ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स एंटिटी की इन्फॉर्मेशन अगर सेव करनी हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है, अगर तुम कोई ईआरपी सिस्टम बना रहे हो तो वहां पे स्टूडेंट की क्लास है, तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं, अगर तुम्हें इनकी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो तुम इनकी क्लास बना दो। बट क्या मतलब होता है क्लास बनाने का? क्लास बनाने का सीधा सा मतलब ये होता है कि तुम एक फॉर्मेट बताओ कि किस फॉर्मेट में तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। तो सपोज करते हैं हमें एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए हमें एक सिंगल चीज सेव नहीं करनी है, हमें मल्टीपल चीजें सेव करनी है। जैसे कि उसका नेम सेव करना है, हमें उसका मोबाइल नंबर सेव करना है, उसकी ईमेल सेव करनी है, उसका रोल नंबर सेव करना है, उसका एड्रेस सेव करना है। ठीक है, इस तरीके की मल्टीपल चीजें हमें उसमें सेव करनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक फॉर्मेट है। बट अभी ये फॉर्मेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि तुमने अभी ये नहीं बताया कि हर चीज जो है, नेम जो है, वो किसके अंदर सेव करना है, यानी क्या टाइप है वो, क्या डेटा टाइप है ना। तो मैंने बता दिया कि यार मैं स्ट्रिंग के अंदर नेम लूंगा उसका, और मोबाइल नंबर के लिए भी स्ट्रिंग सफिशिएंट है, ईमेल के लिए भी स्ट्रिंग सफिशिएंट है, रोल नंबर अगर मैं चाहूँ तो इंटीजर के अंदर सेव कर सकता हूँ मैं, है ना। एड्रेस सेव करना है तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग सफिशिएंट है। तो एक सिंगल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए मुझे इतने सारे डेटा टाइप चाहिए। और क्लास बनाने का मतलब केवल ये है कि तुम इन सब को कंबाइन कर लो, बाइंड कर लो, एक साथ एक एंटिटी बना लो, इसकी ग्रुप कर लो, एनकैप्सुलेट कर दो। डाटा एनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसका मतलब यही होता है कि तुम्हें मल्टीपल डेटा फील्ड सेव करने हैं उस एंटिटी के। जैसे कि स्टूडेंट का मुझे ये सारा इंफॉर्मेशन सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को एनकैप्सुलेट कर लूंगा, एक सिंगल एंटिटी बना दूंगा इसकी। तो बस यही क्लास है। मुझे स्टूडेंट क्लास बनानी है तो बस मैं बताऊंगा कि मेरा ये फॉर्मेट है, सिंपल। दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। तुमने गूगल फॉर्म्स तो फिल करे ही है ना। तो गूगल फॉर्म बनाना कितनी बार पड़ता है? केवल एक बार बनाना पड़ता है। और फिल कितनी बार होता है वो? इनफाइनाइट टाइम्स फिल हो सकता है वो। वैसे इनफाइनाइट तो नहीं, जितनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उतनी बार ही फिल होगा। बट सपोज करते हैं आइडियल कंडीशन के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स फिल हो सकता है। और बनाया कितनी बार गया? केवल एक ही बार। तो जो बंदा बैठ करके वो गूगल फॉर्म बना रहा है ना, कि मैं यहाँ पे इसका नेम का इनपुट लूंगा, मैं यहाँ पे इसके मोबाइल नंबर का इनपुट लूंगा, यहाँ पे इसके ईमेल का इनपुट लूंगा, तो वो जो बना रहा है उसको हम एक तरीके से क्लास कंसिडर कर सकते हैं, कि वो जो बना रहा है वो एक क्लास बना रहा है ना। कि मुझे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के अंदर इसका आंसर चाहिए, मुझे यहाँ पे इसका एक पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर चाहिए, यहाँ पे एक सिंपल सिंगल वर्ड के अंदर आंसर चाहिए। वो इस तरीके से यहाँ पे इनपुट सेट कर सकता है, और हम उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्म को फिल करते हैं। और हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब ये वो फॉर्मेट फिक्स कर देता है ना गूगल फॉर्म के अंदर, कि मुझे यहाँ पे नेम के अंदर एक स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग ही चाहिए, वो कुछ और मल्टीपल चॉइस वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगा वहाँ पे, है ना। तो वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट फिक्स करता है हमारे लिए। क्लास जो होती है वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट हमारे लिए देती है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, क्लास बनाओ, राइट। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जब तुमने फॉर्मेट फिक्स कर लिया। अब
मुझे वास्तव में किसी की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। अब अभी तो मैंने केवल फॉर्मेट बताया, इससे किसी की इन्फॉर्मेशन सेव हुई नहीं। मैंने केवल सिंटैक्स बताया, मैंने केवल ब्लूप्रिंट बताई कि मैं सेव करूंगा इस फॉर्मेट में, बट अभी तक किया क्या? सेव नहीं किया। तो जब एक्चुअली सेव करोगे ना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। मैंने बोल दिया स्टूडेंट वन, एक स्टूडेंट बनाया, या फिर वन क्या, मान लो स्टूडेंट बनाया रमेश। अब ये इसका नेम हुआ, है ना? तो ये मैंने एक्चुअली वैल्यू सेव करी, देखो इसकी। अब कुछ मोबाइल नंबर डाला मैंने, कुछ ईमेल आईडी डाली, है ना? इसका रोल नंबर डाल दिया, इसका एड्रेस डाल दिया। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन एक्चुअली सेव करी इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लास से बनता है ऑब्जेक्ट, क्लास बताता है ब्लूप्रिंट, और उसका एक्चुअली रियलाइजेशन क्या है? ऑब्जेक्ट। और हमारे गूगल फॉर्म वाले एग्जांपल से देखें, तो गूगल फॉर्म अपने आप में, जिसके अंदर सब खाली खाली फील्ड्स हैं, वो क्या है? वो एक्चुअली में क्लास है। और जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा और फिर मैं उसकी इंफॉर्मेशन देखूंगा, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये होता है क्लास और ये होता है ऑब्जेक्ट। ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। अब हमने देख लिया कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करना पड़ता है हमें डेटा को सेव करने के लिए। हमें यहाँ पे क्या सेव करना है? प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन सेव करनी है। हमारे पास प्रोडक्ट जो हैं वो दो टाइप के हैं, वेट बेस्ड और वेरिएंट्स बेस्ड। अब मैं अगर देखूं तो देखो, शुरू से स्टार्ट करते हैं। दोनों के अंदर ही इमेज तो है ही है, ठीक है? तो ये चीज कॉमन है, इमेज है, नेम है, ये चीज कॉमन है। और इसके अलावा बाकी चीज कौन डिसाइड करता है कि उसका टाइप क्या है? अगर वो वेट बेस्ड होगा तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन और सेव करनी है? प्राइस पर केजी और मिनिमम क्वांटिटी। अगर वेरिएंट्स बेस्ड है तो मेरे पास एक लिस्ट होगी वेरिएंट्स की, है ना? तो ये एक बिल्कुल सही जगह है जहां पे तुम इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो। क्यों इनहेरिटेंस बताता हूँ। हम एक क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट नाम की। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होगा? इमेज और नेम, क्योंकि ये चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है। अब हम क्या करेंगे? इस क्लास को इनहेरिट करेंगे दो और क्लासेस के अंदर, एक वेट बेस्ड के अंदर और एक वेरिएंट्स बेस्ड के अंदर। दो क्लासेस और बनाएंगे, वेट बेस्ड प्रोडक्ट और वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट। अब क्योंकि हमने इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट वाली क्लास को इनहेरिट किया है, तो दोनों के अंदर नेम और इमेज बाय डिफॉल्ट आ गए। बाय डिफॉल्ट नेम और इमेज आ गए। केवल एक्स्ट्रा फील्ड्स जो हैं, जैसे कि वेट बेस्ड में क्या क्या एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं? प्राइस पर केजी और मिनिमम क्वांटिटी। तो ये दोनों हमें एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे वेट बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास में, ठीक है? और वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास के अंदर एक्स्ट्रा फील्ड क्या होगा? लिस्ट ऑफ वेरिएंट्स। ठीक है, चलो बनाते हैं इसकी क्लासेस। हम आएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, इंटेलीजे के अंदर ओपन कर लेना। सभी इंटेलीजे अल्टीमेट आराम से लगा सकते हैं अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी के थ्रू, तो लगा लेना और मस्त इंजॉय करो। बहुत शानदार आईडी है, और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस करोगे तुम, वही तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी मिलेगा। हम अभी केवल जावा के अंदर वर्क करेंगे, ओनली प्योर जावा, नो एंड्रॉइड। तो अभी के लिए इंटेलीजे पे है। जब हमारे ये मॉडल्स वाला काम हो जाएगा, देन फिर अपन स्टूडियो पे आ जाएंगे। हाँ, मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा स्टूडेंट वाली क्लास है, प्रोडक्ट वाली क्लास है। ये सारी क्लासेस क्यों बनी है? केवल डेटा सेव कराने के लिए। ऐसी जितनी भी क्लासेस होती हैं जो केवल डेटा सेव कराने के काम में आती है, उनको बोलते हैं मॉडल क्लासेस। क्योंकि वो एक मॉडल है, एक फॉर्म है, एक फॉर्मेट है कुछ सेव कराने के लिए, तो इसलिए इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। अब अगर तुम यहाँ देखो, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का कुछ फाइल का स्ट्रक्चर है। इसको भी क्लोजली नोटिस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर जो हमारे लिए यहाँ पे है वो है सोर्स। सोर्स कोड सुना है ना, सोर्स कोड। तो सोर्स यानी कि कहाँ से रन हो रही है ये चीज, इस चीज का जो मेन क्रक्स है वो कहाँ है? वो इस सोर्स वाले फोल्डर के अंदर है। सोर्स वाले फोल्डर के अंदर मेरा एक पैकेज बना हुआ है, इसको बोलते हैं पैकेज, कॉम डॉट स्ट्रीमलाइनर्स। ये मेरा पैकेज है। पैकेज कुछ नहीं, सिंपल सा फोल्डर है। अगर तुम इसे ओपन करके देखोगे तो कुछ नहीं है, ये एक फोल्डर है। अगर मैं इसे ओपन इन एक्सप्लोरर करूं, तो देखो सिंपल सा एक फोल्डर है ये। सोर्स के अंदर एक कॉम का फोल्डर है, कॉम के अंदर एक स्ट्रीमलाइनर्स का फोल्डर है, और उसके अंदर मेन डॉट जावा है, ये मेन डॉट जावा। तो पैकेजेस तरीका है एक अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का। अब मैं मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाना चाह रहा हूँ? एक मॉडल्स बनाना चाह रहा हूँ। तो मॉडल्स का एक अलग पैकेज बना लो, दैट इज अ गुड अप्रोच। पैकेज मॉडल्स। अब मुझे मॉडल्स के अंदर कौन सी क्लास बनानी है? सबसे पहले प्रोडक्ट क्लास। तो मैं जाऊंगा जावा क्लास प्रोडक्ट।
जावा के अंदर एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और जितने भी वेरिएबल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी का फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल। बाकी आगे अपन कैमल केस में चलते हैं। फंक्शंस में भी सेम सीन, फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड कैमल केस। ये कन्वेंशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना, जहां पर भी गलती दिखेगी मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, तो प्लीज मिस्टेक्स मत करना। क्लासेस के नाम दे रहे हो फर्स्ट लेटर कैपिटल, पैकेजेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सब के नाम दे रहे हो फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड आगे कैमल केस यूज करेंगे। चलो प्रोडक्ट की क्लास बनाते हैं। अब ये हमारे पास एक प्लेन क्लास बन गई। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। एक तो मुझे इसकी इमेज सेव करनी है, मुझे इसकी इमेज सेव करनी है, और एक इसका नेम सेव करना है। तो इन दोनों को सेव करने के लिए मैं सिंपल स्ट्रिंग्स ले रहा हूँ, क्योंकि ये इमेज है तो इमेज की कुछ यूआरएल होगी जहाँ से मुझे इमेज मिलेगी वो, और नेम है तो नेम ऑलरेडी स्ट्रिंग है ही, तो मैं ये दो पैरामीटर्स यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम, प्रोडक्ट का नेम एंड उसकी इमेज की यूआरएल। इसके अंदर केवल दो ही पैरामीटर्स लगा रहा हूँ मैं। देखो, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है, ये क्लास है, तो मुझे यहाँ पे अभी एक्चुअली डेटा सेव करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल फॉर्मेट बता रहा हूँ इसको कि भैया जब भी मेरे को प्रोडक्ट का डेटा सेव करना है तो मैं नेम और इमेज यूआरएल मांगूंगा। सिंपल। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट वाली क्लास दो क्लासेस इनहेरिट करे। कौन सी? वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास और वेट बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास। तो चलो लगाते हैं इनहेरिटेंस। एक और नई क्लास बनाई मैंने, वेट बेस्ड प्रोडक्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर जो मैंने नेम और इमेज यूआरएल बनाए, मुझे ये एज इट इज यहाँ पर भी चाहिए। तो मुझे ये वापस यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। इस प्रोडक्ट वाली क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं एक्सटेंड्स। और क्या करूंगा मैं, प्रोडक्ट। तो मेरे पास अब बाय डिफॉल्ट इस वेट बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास के अंदर नेम और इमेज यूआरएल आ गया, बैकग्राउंड के अंदर आ गया। कैसे आया वो अपन आगे देखेंगे, बट आ गया। इसी तरीके से क्या बनेगी हमारी वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास। मैं एक और नई बना लेता हूँ, वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट। फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं चाहिए, कैपिटल चाहिए। ओके, बन गई। अब मेरे पास इन दोनों के अंदर, भले ही ये खाली दिख रहे हैं, बट इन दोनों के अंदर नेम और इमेज यूआरएल आ गया। एक्स्ट्रा क्या क्या चाहिए मुझे वेट बेस्ड के अंदर, तो चलो देखते हैं डिजाइन के अंदर क्या था। प्राइस पर केजी और मिनिमम क्वांटिटी, दोनों का क्या टाइप होगा। प्राइस पर केजी का क्या टाइप होना चाहिए, फ्लॉट रख लेते हैं, सही रहेगा है ना। और मिनिमम क्वांटिटी है, यहाँ पर भी फ्लॉट रख लेते हैं, अपन केजी के अंदर सेव करेंगे इसको, तो फ्लॉट रख लेते हैं। तो मैं दो फ्लॉट्स बनाता हूँ, एक मिनिमम क्वांटिटी का और एक प्राइस पर केजी का। और वेरिएंट्स बेस्ड वाले प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, वेरिएंट्स की लिस्ट चाहिए। तो मेरी एक वेरिएंट की क्लास और बनाना चाहूंगा मैं, तो पहले वेरिएंट की क्लास बना लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या होगा, वेरिएंट का नाम और वेरिएंट की प्राइस। तो एक और बनाते हैं क्लास वेरिएंट। अब वेरिएंट वाली क्लास के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो स्ट्रिंग में उसका नाम चाहिए, और एक हमें फ्लॉट के अंदर उसकी प्राइस चाहिए। और इन वेरिएंट्स की लिस्ट होगी यहाँ पे। ओके, तो अब हमने क्लासेस तो बना ली, बट क्लास सिंपल अपने आप में एक फॉर्मेट है, इससे कुछ हेल्प हो नहीं रही है हमें। इसके साथ अब हेल्प कब होगी, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब एक्चुअली में इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे, जब एक्चुअली में इसमें कोई डेटा सेव करेंगे तब। तो डेटा सेव करने के लिए जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर जैसा नाम से क्लियर है, कंस्ट्रक्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट को बनाता है एक्चुअली में। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक सिंपल सा एक मेथड है, एक फंक्शन है, जो क्या करता है, हम अब जैसे हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है ना, तो वो क्या करेगा, नेम और इमेज यूआरएल एज ए इनपुट लेगा और इसकी वैल्यूज सेट कर देगा। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाना बहुत सिंपल है, अल्ट इंसर्ट दबाओ, कंस्ट्रक्टर दबाओ, फील्ड सेलेक्ट करो एंड ओके, बन गया कंस्ट्रक्टर। ओके, तो जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे एक एरर आ गई। ठीक है, बट इस एरर से हम बाद में डील करते हैं, पहले मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, बाद में हम वापस लगाएंगे, बट अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, अब एरर क्यों आई थी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, बट एक बार ये देखो, प्रोडक्ट के लिए हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये सिंपल सा एक फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर का। इसका नेम क्या है, जो क्लास का नेम है वही इनपुट में इसने क्या लिया, नेम और इमेज यूआरएल।
और इसने इस नेम और इमेज यूआरएल के अंदर ये वैल्यूज जो मिली फंक्शन से वो सेट कर दी। देखो कलर से डिस्टिंक्शन क्लियर है कि ये नेम कौन सा नेम है, ये वाला नेम है, और ये इमेज यूआरएल कौन सी वाली इमेज यूआरएल है, ये वाली है। ठीक है, और ये व्हाइट के अंदर कौन सा है, जो इस फंक्शन से इनपुट में आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये इनपुट में आ रहा है, और क्योंकि मैं ये जो डिस्टिंक्शन आ रहा है ना केवल दिस कीवर्ड से आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है लाइन का। देखो ये इसने पहले ही बोल दिया कोई मतलब नहीं है भैया इस स्टेटमेंट का। तो ये दिस डॉट लिखना जरूरी है। दिस डॉट का मतलब क्या है कि जो करंट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं ना, उस करंट ऑब्जेक्ट का जो नेम होगा वो नेम ये वाला नेम सेट हो जाएगा, और इस करंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज यूआरएल वाला फील्ड होगा वो क्या सेट हो जाएगा, जो हम इस फंक्शन में पास करेंगे वो। ठीक है, चलो बनाते हैं इसका एक ऑब्जेक्ट। मेन क्लास में आते हैं। यहाँ पे हमारे मेन वाले फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर मांगा सबसे पहला इसने नेम मांगा हमसे। इमेज की यूआरएल चाहिए तो इमेज की यूआरएल अभी के लिए कुछ भी दे दो। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गया। हमने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर एज इट इज यहाँ पे कॉल हुआ। हमने ये न्यू कीवर्ड का यूज किया नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, न्यू कीवर्ड लगाना जरूरी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल कॉल हुआ, ये तुम्हें एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसका रेफरेंस यहाँ पे सेव हो जाएगा। रेफरेंस यानी कि उसका पॉइंटर, कि वो मेमोरी में कहाँ पे सेव्ड है, वो मेमोरी लोकेशन प्रोडक्ट के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे सपोज करो इसका नेम प्रिंट करना है, तो मैं करता हूँ प्रिंट प्रोडक्ट डॉट नेम। बट नेम तो एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे। क्यों एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे विजिबिलिटी क्या लगी हुई है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो वो डिफॉल्ट के अंदर क्या होती है, पैकेज की विजिबिलिटी होती है। यानी कि अगर अभी यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स मैं केवल इस मॉडल्स के अंदर इनको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस पैकेज के बाहर मुझे मेन में भी इसका एक्सेस अलाउ करे, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पब्लिक। पब्लिक से अभी हर जगह पे एक्सेसिबल हो गया, यहाँ पर भी एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, रन करते हैं, एप्पल प्रिंट हो गया, है ना। बट मुझे सपोज करो इस प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन एक साथ प्रिंट करना है, यानी कि नेम ये है, इमेज यूआरएल ये है। तो इसके लिए हमें जावा ने एक टू स्ट्रिंग का फंक्शन दे रखा है। टू स्ट्रिंग, वापस से अल्ट इंसर्ट दबाओ, टू स्ट्रिंग, और दोनों बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही है, एंड ओके। ओके, तो देखो टू स्ट्रिंग के अंदर हो क्या गया, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है हमें इस तरीके की कि ये प्रोडक्ट है, इसका नाम ये है, इसकी इमेज यूआरएल ये है ना। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। बट मैंने टू स्ट्रिंग तो कॉल किया ही नहीं, बिना टू स्ट्रिंग कॉल किए मेरा काम यहाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रिंट एलन वाला फंक्शन है ना, अगर मान लो तुम इसको कोई ऑब्जेक्ट दोगे, वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है इनपुट, बट ये ऑब्जेक्ट आगे जाकर के जब इसको प्रिंट करना होगा ना, तो ये इसका टू स्ट्रिंग फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल कर लेगा, ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा पीछे, और उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर देगा इसको। लेट्स सी, हो गया, लिखा हुआ आ गया, है ना, यही हमें चाहिए था। तो इसकी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली अपन ने सेव कर दी, इसका डेटा अपन ने सेव कर लिया। अब मुझे इस प्रोडक्ट का नेम यहीं पे नहीं देना है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही नहीं देना है, उसके बाद दूंगा मैं भले। तो उसके लिए क्या करें, हमारे पास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे केवल एक ही बना हुआ है, बट मुझे सपोज करो ये वैल्यूज नहीं देनी है हाथों हाथ, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि नो आर्ग्यूमेंट, जो अपने अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। तो अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, कुछ भी सेलेक्ट मत करो, सेलेक्ट नन, और ये बन गया, ये एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। इससे मैं बिना इसको कोई इनपुट दिए ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। देखो बनाता हूँ, देखो एम्प्टी दिया तो भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। और अब जब मैं प्रिंट कराना चाहूँ कि यार एक्चुअली नेम के अंदर होगा क्या, देखते हैं, इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। देखो नेम नल है, यानी कि अगर तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद भी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद भी, अगर ये नेम को कुछ वैल्यू नहीं मिली है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, नल है। हर एक, ध्यान से सुनना, जब भी तुम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और अगर उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते हो या कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो उसे, तो वो बाय डिफॉल्ट नल होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे
नेम के अंदर कोई स्ट्रिंग पास करी नहीं कि यार नेम ये होना चाहिए, इमेज यूआरएल ये होनी चाहिए, मैंने बताया नहीं यहाँ पे, नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गया, नल। नल यानी कि ये कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ भी सेव्ड नहीं है, इसको अभी तक मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊप्स के अंदर, जावा में ऊप्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। वो क्यों आता है, बहुत बार तुम्हें ये एंड्रॉइड के अंदर फेस करने मिलेगा, तो इसको रिजॉल्व करना आना चाहिए। पहले तो इसका मीनिंग क्या है ये अच्छे से समझते हैं अपन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखते हैं इसको। मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी को वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जाता है, नल जाता है, क्योंकि उसको अभी तक मेमोरी एलोकेट हुई नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नेम, मैंने यहाँ पे इसको नेम कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है, दोनों के दोनों नल है। अब स्ट्रिंग का है ना एक मेथड होता है डॉट टू अपर केस या टू लोअर केस, है ना, तो मैं इसका टू अपर केस कॉल करता हूँ, चलो टू अपर केस कॉल करके देखता हूँ। बट अभी मुझे क्या पता है नेम के अंदर है क्या, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, नल है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। बट फिर भी खेलते हैं, क्या क्या चीज है, लेट्स सी क्या होता है। एंड वो एक्सेप्शन, वही एरर जो बार बार तुम्हें देखने मिलेगी, जिसका नाम है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखो ढंग से पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस बिकॉज प्रोडक्ट वन डॉट नेम इज नल। सीधी सी बात है, आप ये फंक्शन इन्वोक नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, और ये फंक्शन है किस चीज का, स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो तुम्हें है ना जब भी एक्सेप्शन देखने मिलेगा तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यार किस क्लास का ऑब्जेक्ट नल रह रहा है। तो ये पता लग रहा है मेरे को कि यार स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नल है, इसलिए मैं ये फंक्शन कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट वन डॉट नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग क्या है, नल है, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सीधी सी बात है। अब क्यों बोलते हैं इसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि प्रोडक्ट वन डॉट नेम के अंदर कुछ वैल्यू अभी गई नहीं है, तो एक्चुअली में वो है क्या, उसके अंदर वैल्यू नल है, यानी कि वो नल को पॉइंट कर रहा है, उसको मेमोरी एलोकेट हुई नहीं है अभी तक। तो भैया जब आपने नेम के अंदर नेम सेव किया ही नहीं, तो अपर केस कैसे कॉल कर रहे हो तुम उसके ऊपर। किसी भी क्लास के मेंबर्स को, क्लास के मेंबर्स होते हैं, नेम यहाँ पे क्लास का मेंबर है, ये फंक्शंस यहाँ पे इस क्लास के मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ये जरूरी है कि तुम इसे मेमोरी एलोकेट करवाओ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा, मैं यहाँ पे एक नेम डायरेक्टली दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखना, अब एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अब उसे एक वैल्यू दे दी। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी कि जब मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना दूं, मैं यहाँ पे जब कुछ भी वैल्यू ना दूं, तो भाई ये अज्यूम कर लेना, है ना, तो उसने ये वैल्यूज यहाँ पे अज्यूम कर ली। नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक और केस में आ सकता है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसको। मैंने सपोज करो प्रोडक्ट वन वाला ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लिया, एंड मैं इसका नेम प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर तो इसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि ये एक्सेप्शन देगा। क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्ट वन माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर कॉल किया ही नहीं है, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया तो इसको मेमोरी एलोकेट हुई ही नहीं, है ना। और जब मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई तो तुम नेम कैसे रीड कर रहे हो यार उसमें से, ये रन करने ही नहीं देगा, देखना। ठीक है, नहीं मान रहा, इनिशियलाइज करना जरूरी है। और कंस्ट्रक्टर कॉल करने को ही इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, उससे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है और वास्तव में उसको रेफरेंस मिलता है, इससे मेमोरी की एक एड्रेस मिलती है। बट नल पॉइंट, जब वो नल को पॉइंट कर रहा है और तब तुम उसका कोई मेंबर एक्सेस कर रहे हो, कोई फंक्शन एक्सेस कर रहे हो या फिर अंदर का कोई पैरामीटर एक्सेस कर रहे हो, तो वो एक्सेप्शन डेफिनेटली देगा। ठीक है, तो रिकैप करते हैं क्यों आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू असाइन नहीं होती, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, उसको वैल्यू नहीं मिलती है, तो तुम उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोडक्ट वन है, इसको अभी तक मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, मेमोरी एलोकेट कौन कराता है, कंस्ट्रक्टर। जब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ये न्यू कीवर्ड नहीं आएगा, तब तक मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा भाई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल करना मस्ट है, ये कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू अपन ये सब समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल करना पड़ता है, मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, ये सब
हमने गूगल फॉर्म्स का एग्जांपल देखा था, राइट, कि गूगल फॉर्म्स हमने एक बना लिया और फिर उसको अगर किसी को भरना है तो हम उसको लिंक भेज देते हैं, फिर वो फिलअप कर देता है। बट उससे पहले की दुनिया में आता है अपन, जब फिजिकल फॉर्म्स हुआ करते थे, हमें फिजिकली एक फॉर्म मिलता था और हम उसको फिल करते थे, है ना, वो भी एक टाइम था। तो जो फिजिकल फॉर्म पहली बार किसी बंदे ने बनाया होगा बैठ करके, उसको डॉक के अंदर सारा फॉर्मेट लिखा होगा उसका, और जो फर्स्ट प्रिंट आउट निकाला होगा, उसको तुम समझो कि वो एक क्लास थी। अब आगे किसी को भी उस फॉर्म को फिल करना है तो वो क्या करेगा, उस फॉर्म की फोटोकॉपी करेगा एंड हमें दे देगा वो फोटोकॉपी। तो जो ये इसने किया, ये जो फोटोकॉपी निकाल करके एक और इसका फॉर्मेट निकाला ना, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाना या फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करना, कि आपने एक कॉपी बना ली उस फॉर्मेट की और वो रेडी है, फॉर्म फिल करने के लिए रेडी है वो। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने डॉक फॉर्मेट के अंदर उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया और हर एक प्रिंट आउट जो मैं निकालूंगा, हर प्रिंट आउट को ऐसे समझ सकते हो कि वो मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यानी कि एक्चुअली वो मेरे सामने आया। बाकी मेरे कंप्यूटर के अंदर फॉर्म है तो वो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट जब मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल दिया तो वो फिजिकली अब एग्जिस्ट करता है, उसकी एक लोकेशन है कि हाँ मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है वो। ठीक है, तो वो होता है कंस्ट्रक्टर कॉल करना, एक फोटोकॉपी निकालना उसकी। और जब वो फोटोकॉपी निकलती है और अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई उसके अंदर नाम वाला फील्ड पढ़ना, नाम वाले फील्ड में क्या लिखा हुआ है, तो ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। एंड एग्जैक्टली वही चीज होती है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल करना। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जब भी हम कॉल करते हैं तब सारे फील्ड्स, नेम का फील्ड, फोन नंबर का फील्ड, सारे क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। एम्प्टी यानी कि उनके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भी एक क्लास है, जब तक उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आप उसको रीड नहीं कर सकते, वो नल है ना। और जैसे ही मैंने उसको वैल्यू दी फिर आप रीड कर सकते हो उसको। जब हम प्रोडक्ट वाली क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तब दो प्रॉब्लम्स आई थी यहाँ पे, राइट। तो मैं उन प्रॉब्लम्स को वापस से लाता हूँ और अब सही टाइम है अपन उन प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करें। तो मैं वेट बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर वापस से एक्सटेंड कर रहा हूँ प्रोडक्ट वाली क्लास को, एंड देयर यू हैव इट, एरर। एंड क्या कह रहा है ये, देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, जिसका कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे इसके दो आर्ग्यूमेंट्स है ना, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है इसका, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है इसका। देखो जब अपन कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर हमें बना हुआ मिलता है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। सपोज करो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो इससे है ना ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैंने जैसे ही वो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ से रिमूव किया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों सॉल्व हो गई, क्योंकि तुम्हें जावा हर क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देता है, इसलिए तो नाम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कि अगर तुम नहीं बनाओगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम आएगा। अभी भी मैं इसका ऑब्जेक्ट तो बना ही सकता हूँ, भले ही तुम्हें यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा है, बट एक हमें जावा बाय डिफॉल्ट बना के देता है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। देखो ठीक है, कॉल कर पाया, मैंने नहीं बनाया इस कंस्ट्रक्टर को, बट मैं कॉल कर पाया। क्यों कॉल कर पाया, क्योंकि एक डिफॉल्ट ये बना के देता है। और जब ये डिफॉल्ट बन गया तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जब यहाँ पे ये वाला बना हुआ होता है तो दिक्कत क्यों होती है इसको, इसको दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जब भी ये वेट बेस्ड प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तब उस केस में तुम्हें प्रोडक्ट का भी एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के भी ऑब्जेक्ट को एक बार मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक तुम इसकी इंफॉर्मेशन कैसे सेव करोगे, नेम और इमेज यूआरएल, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर बनना जरूरी है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके पास होना जरूरी है। तो देखो इसका सोल्यूशन भी यही देता है, ये बल्ब। या तो यहाँ से तुम माउस से क्लिक कर सकते हो या फिर इस एरर के ऊपर आकर के एंड अल्ट एंटर दबा सकते हो। तो क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर कॉल कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी भी प्रॉब्लम है, इसको हटाते हैं अपन, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे एक सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसका मतलब क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने क्या कहा था, इस वेट बेस्ड प्रोडक्ट को बाय डिफॉल्ट क्या क्या मिला हुआ है, नेम और इमेज यूआरएल मिली हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को एक्सटेंड किया है। तो जब मैं वेट बेस्ड प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब नेम और इमेज यूआरएल को वैल्यूज कौन देगा, तो उनको वैल्यूज देने के लिए यहाँ पे सुपर बनना जरूरी है।
ये सुपर एक्चुअली में उनको वैल्यूज देगा। इस सुपर का मतलब क्या है कि भैया जो सुपर क्लास है, जो इसकी पेरेंट क्लास है प्रोडक्ट वाली, उसका कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और इनके अंदर ये वैल्यूज पास कर रहा हूँ। तो इससे होगा क्या, प्रोडक्ट वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, बट इसने यहाँ पे क्या कहा था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। चलो मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ इसका। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, अब मुझे ये मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का पहले केवल एक ही तरीका था, एक ही कंस्ट्रक्टर था कि हमें वैल्यूज देनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो बन ही नहीं सकता। देखो, जब तुम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा बना के देता है। ठीक है, और जब तुम बनाते हो तब वो नहीं बनाता डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट जब बनता है इट मीन्स क्या, कि वैल्यूज पास करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है, काम हो गया। अब जब भी तुम चाहो वेट बेस्ड प्रोडक्ट बने तो इसका नेम वगैरह भी दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है ना, मुझे सपोज करो ये वैल्यूज चाहिए और मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज ये वाली दूंगा। इसके साथ साथ मुझे दो वैल्यूज और चाहिए। एक तो की मिनिमम क्वांटिटी क्या है, मिनिमम क्वांटिटी किसके अंदर है, फ्लोट के अंदर। और एक आएगा मेरे पास प्राइस पर केजी। ये आईडी है ना, बहुत शानदार है। अब मुझे सपोज करो इसकी वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज करनी है ना, तो मैं अल्ट अल्ट एंटर दबाऊंगा एंड असाइन पैरामीटर टू फील्ड। देखो इससे हो जाएगा काम, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसने इसकी वैल्यूज सेट कर दी, यानी कि हमारा नेम और इमेज यूआरएल भी हमें मिल गया इसके अंदर, उसकी वैल्यूज भी सेट हो गई और मिनिमम क्वांटिटी और प्राइस पर केजी की वैल्यूज सेट हो गई। अब इसका देखो एक टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन और बना लेते हैं। ओके, टू स्ट्रिंग बन गया। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, वेट बेस्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू वेट बेस्ड प्रोडक्ट। अब मुझे इसमें पैरामीटर्स देने हैं। सबसे पहले क्या देना है, नेम। चलो नेम दे दिया। फिर क्या देना है, इमेज यूआरएल। चलो इमेज यूआरएल अभी एम्प्टी दे दी मैंने। मिनिमम क्वांटिटी देनी है, तो सपोज करो 1 kg खरीद सकता है भाई, तो मिनिमम। फ्लॉट फ्लॉट के अंदर प्राइस पर केजी देनी है मेरे को, तो प्राइस पर केजी मैंने 100 दे दी। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसको मान लो प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट हो गया, नेम मिल गया इसको, इमेज यूआरएल मिल गई, मिनिमम क्वांटिटी मिल गया, प्राइस पर केजी मिल गया। क्योंकि हमने वेट बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट वाली क्लास को इनहेरिट किया है, तो यहाँ पे भले ही दिख नहीं रहा है नेम और इमेज यूआरएल, बट है इसमें। मैं देखो यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ उसको, प्रोडक्ट डॉट नेम, आई कैन एक्सेस। क्योंकि ये उसको इनहेरिट कर रहा है तो उससे बाय डिफॉल्ट ये फील्ड्स मिल रहे हैं, यानी कि आपको पेरेंट क्लास का सब कुछ मिलता है और उसके ऊपर ये एडिशनल फील्ड्स ऐड होते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये इनहेरिटेंस वाली चीज अगर भारी लग रही है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अपन फिजिकल फॉर्म्स पे आते हैं। जो फिजिकल फॉर्म्स होते थे, पेपर का प्रिंट आउट निकालते थे, उनको भरते थे अपन, उसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहला फॉर्म बनाया प्रोडक्ट वाला, जिसके अंदर ये दो फील्ड्स रखे मैंने। ठीक है, इसका प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया। अब मुझे इसी के साथ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मिनिमम क्वांटिटी और प्राइस पर केजी। तो मैंने इसकी एक अलग क्लास बना ली और मैंने क्या किया, जो पहले प्रिंट आउट निकाला था ना प्रोडक्ट वाली क्लास का, उसके साथ में स्टेपल कर दिया मैंने इसको। तो हुआ क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला मेरे को। जो इनपुट्स मैं यहाँ ले रहा हूँ वो इनपुट्स तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही एडिशनल भी मिल जाएंगे, तो मेरा सारा काम हो गया। दो फॉर्म्स एक साथ स्टेपल हो गए इससे। और प्रोडक्ट वाली क्लास, यानी कि जो पहले वाला फॉर्म था उसके सारे फील्ड्स तुम्हें यहाँ पे बिना वापस बनाए मिल गए, है ना। तो ये खासियत है इनहेरिटेंस की, कि तुम्हें कोड रीयूजेबिलिटी मिलती है, तुम रीयूज कर सकते हो इस कोड को। जो प्रोडक्ट वाली क्लास में लिखा था उस कोड को रीयूज कर लिया तुमने। तुम यहाँ पे जो फंक्शंस भी बनाओगे वो सारे फंक्शंस भी यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, हमने वेट बेस्ड प्रोडक्ट तो देख लिया, अब देखते हैं वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट। वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट में हमें नीड आ रही है लिस्ट की। तो पहले अपन लिस्ट के एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाते हैं। नहीं, लिस्ट तुम ऐसे बनाओगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए मुझे सपोज करो, तो मैं क्या करूंगा, नाम दूंगा पहले तो स्ट्रिंग्स और इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कंस्ट्रक्टर एरे लिस्ट का कॉल करना है, ये चीज ध्यान रखना। अगर तुम्हें बाय डिफॉल्ट पहले से वैल्यूज देनी है इसके अंदर, तो यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ऐसे ऐसे लिखो, एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे वैल्यूज पास कर दो इसको, जो जो वैल्यूज तुम्हें देनी है, कॉमा सेपरेटेड, ए बी सी। ठीक है, वैल्यूज मैंने दे दी इसको और ये मेरी लिस्ट बन गई।
अब मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ मैं। देखो एक एरे की तरह प्रिंट हो गई। कुछ रिमूव करना है इसमें से, so you can remove using the function remove। ए को मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। अब अगर मैं इसमें ऐसा कुछ लिखूं जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता और फिर रिमूव करूंगा तो क्या होता है, लेट्स सी। इग्नोर कर दिया इसने, कुछ एक्सेप्शन नहीं दिया बट इग्नोर कर दिया कि पहले से ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रिमूव करने के साथ साथ तुम ये भी चेक कर सकते हो कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसके अंदर। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स। कंटेन्स वाले से तुम्हें पता लगेगा कि इसके अंदर कुछ वैल्यू है कि नहीं। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर डी है या नहीं। तो अगर है तो मैं क्या करूंगा, एग्जिस्ट्स एल्स नॉट एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो कंटेंट्स वाले मेथड से तुम देख सकते हो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। नॉट एग्जिस्ट, डी नहीं है ना। देखो ये आईडी का जितना अच्छे से यूज कर सकोगे ना उतना अच्छे से यूज करना। अब ये स्ट्रिंग्स वाली लिस्ट बनी हुई है ना, इसके बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे। बस डॉट लगाओ और एक एक फंक्शन को देखो, कंटेंट्स, रिमूव, ऐड। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है तो इंडेक्स देकर के उस एलिमेंट को दे दो, तो कितना सही है। साइज देखनी है तुम्हें, रिमूव करना है, सारे ऐड करने हैं, कहीं और किसी लिस्ट से ऐड करने हैं तो ऐड ऑल का यूज कर सकते हो। क्लियर से सारे आइटम्स रिमूव हो जाएंगे इसमें से। कंटेन्स ऑल, मल्टीपल आइटम्स भी अगर तुम्हें एक साथ चेक करने हैं तो कंटेन्स ऑल का यूज कर सकते हो। इक्वल्स का मेथड है ही। गेट कर सकते हो पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है। चलो एक एक्सेप्शन लाते हैं, प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग्स डॉट गेट। सपोज करो थर्ड इंडेक्स मेरे को देखना है क्या है उस पे। तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं थर्ड पे, तो है ना, केवल तीन ही इंडेक्सेस हैं इसके, तो ए बी सी बस। थर्ड पे तो कुछ है ही नहीं। बट फिर भी देखते हैं क्या आता है, आउटपुट क्या आता है। तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कि इस लिस्ट का जो आप थर्ड एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसकी लेंथ ही 3 है। जब लेंथ 3 है तो आप थर्ड इंडेक्स कैसे जा सकते हो, आप मैक्सिमम सेकंड इंडेक्स तक जा सकते हो। सो दैट्स रॉन्ग। और ये जो लिस्ट वाली क्लास बनी हुई है, ये लिस्ट तुम किसी भी चीज की बना सकते हो। ये जो एंगल ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर तुम जो भी क्लास लिखोगे उस क्लास की लिस्ट बन सकती है। जैसे सपोज करो तुम्हें प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है ना, तो वही बना सकते हो तुम। यहाँ पे अपन करते हैं प्रोडक्ट, एरे लिस्ट बन जाएगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट्स और एरेज डॉट एज लिस्ट। और अब मैं स्ट्रिंग्स नहीं दे सकता यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स दूंगा अब इसको। तो न्यू प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट्स बना लिए। अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, लिस्ट बन के आ गई हमारे पास। देखो ये एक्चुअली में है क्या, सबसे ऊपर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये पूरी पूरी एक एरे लिस्ट है, ये एरे लिस्ट का है ना। पहला आइटम क्या है, प्रोडक्ट है पहला ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। 3 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें से भी तुम प्रोडक्ट को रिमूव ऐड कर सकते हो इजीली, है ना। ओके, सो अब लिस्ट समझ में आ गई। अब हम वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट वाली चीज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। इसका पहली बात तो कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो लेट्स कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपन इसका, जिसके अंदर हम एक वेरिएंट्स की लिस्ट पास करेंगे, है ना। हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, बट एक चीज देखो, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाली क्लास को इनहेरिट नहीं किया अभी तक। तो इनहेरिट करते हैं, एक्सटेंड्स प्रोडक्ट। तो इसको अपन ने इनहेरिट कर लिया। अब प्रोडक्ट वाली क्लास में क्या क्या चाहिए, नेम और इमेज यूआरएल, है ना। तो वो तो यहाँ मिल नहीं रही है, तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग नेम कमा स्ट्रिंग, और यहाँ पे मुझे सुपर कॉल करना पड़ेगा। सुपर अपने अंदर पैरामीटर्स ले लेगा, नेम और इमेज यूआरएल। वापिस देखो सुपर से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया है तो इसको भी मेमोरी एलोकेट होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे नेम और इमेज यूआरएल इनपुट ले ली और इसको दे दी, और वेरिएंट्स हमारे पास है ही यहाँ पे। तो चलो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट। देखो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या क्या पैरामीटर्स लेता है, पहला है नेम, तो नेम दे देते हैं चलो। सपोज करो कीवी। इमेज यूआरएल अभी के लिए एम्प्टी दे रहा हूँ मैं, और वेरिएंट्स मुझे देने, तो वेरिएंट्स के लिए मैं क्या दूंगा, न्यू एरे लिस्ट। एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी मेरे को, उस एरे लिस्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स दूंगा मैं अभी के लिए, क्या क्या देने पड़ेंगे मुझे, वेरिएंट्स देने पड़ेंगे, है ना।
तो वेरिएंट्स के भी देखो कंस्ट्रक्टर वगैरह बना हुआ नहीं है, तो पहले अपन वो बना लेते हैं। वेरिएंट्स के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। दोनों फील्ड चाहिए मेरे को, नेम और प्राइस कितनी है। तो मैं बनाऊंगा न्यू वेरिएंट, और सपोज करो 500 ग्राम का पैकेट है, तो 500 ग्राम का ये प्राइस है। इसके बाद एक और वेरिएंट है, ये हमने इसके अंदर वेरिएंट्स की लिस्ट दे दी। अब ये यहाँ पे एक एरर दे रहा है, ये कि क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट इन्फर आर्ग्यूमेंट्स। इसके आर्ग्यूमेंट्स किस टाइप के मुझे पता नहीं चल रहा है। एरेज डॉट एज लिस्ट के अंदर पास करना पड़ता है, उससे लिस्ट बनती है ना। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसको। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो, सेपरेट कर देते हैं इसे, एंड हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको लिस्ट ऑफ वेरिएंट्स इक्वल टू ये वाली चीज, और मैं यहाँ पे वेरिएंट्स को पास कर सकता हूँ। और इसको तब जब तुम्हें प्रिंट करना है तब तुम प्रिंट कर सकते हो, एसओपी करो प्रोडक्ट, एंड इससे ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ओ, केवल दो ही चीजें प्रिंट हुई। क्यों दो चीजें प्रिंट हुई? क्योंकि इसका अभी तक टू स्ट्रिंग का फंक्शन बना हुआ नहीं है, तो इसने क्या किया, पेरेंट के टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर दिया, प्रोडक्ट वाले के टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसका भी बना लेते हैं। अल्ट इंसर्ट टू स्ट्रिंग, सभी पे सभी 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 फील्ड्स चाहिए मेरे को, सारे फील्ड्स ले लिए, एंड मेरे यहाँ पे टू स्ट्रिंग बन गया। अब रन करते हैं। वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट हमने प्रिंट किया है, जिसका नाम है कीवी, इमेज यूआरएल दे नहीं रखी है, और वेरिएंट्स इक्वल टू ये कुछ वियर्ड सी चीज इसने लिखी है, वेरिएंट्स इक्वल टू, और ये अजीब सी चीज इसने कुछ लिख के दी है यहाँ पे। ये एक्चुअली में है क्या? अच्छा, वेरिएंट्स क्या है? वेरिएंट्स है लिस्ट ऑफ वेरिएंट। वेरिएंट्स क्या है? लिस्ट ऑफ वेरिएंट। तो ये लिस्ट की जगह पे क्या आ गया, एरे लिस्ट आ गई, ये एरे का सिंबल आ गया, और दो आइटम्स है इसमें, बिल्कुल दो आइटम्स है, क्योंकि हमने दो दिए हैं इसको, दो आइटम्स दिए हैं यहाँ पे। और देखो, हमने वेरिएंट का है ना टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल नहीं किया, नहीं कॉल किया तो हुआ क्या, देखो इसने कुछ अजीब तरीके से प्रिंट किया इसको। क्या लिखा? पहले तो इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम, इसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम, यानी कि कंप्लीट नेम दिया है इसका, कॉम डॉट स्ट्रीमलाइनर्स डॉट मॉडल्स डॉट वेरिएंट। इसके अंदर फिर इसने एट द रेट करके और ये कुछ चीज लिखी है, यहाँ पर भी एट द रेट करके और फिर कुछ चीज लिखी है। एक्चुअली में इसको बोलते हैं हैश कोड, ये हैश कोड है इसका। ये क्या करता है, आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, हर ऑब्जेक्ट का एक हैश कोड होता है। हैश कोड क्या करता है? हैश कोड एक ऐसा इंटीजर है जो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, एंड फिर उसका हैश कोड निकाल के प्रिंट कर देता है। तो ये एक हैश कोड है। ये हैश कोड क्या करता है, इसको एक तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर किसी कोई दो वेरिएंट्स अगर इक्वल है तो उनका हैश कोड भी इक्वल होगा। हमेशा नहीं होता ऐसा, बट आइडियल केसेस के अंदर होता है। तो ये उसका हैश कोड लिखा हुआ गया। तो जब तुम टू स्ट्रिंग नहीं दोगे तब ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं अपन, बट यहाँ पे अभी के लिए मैं टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया, और एक बार वापस से रन करता हूँ तो अब मेरा काम सही से होगा। वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट है, नेम है कीवी, इमेज यूआरएल ये है। वेरिएंट्स की लिस्ट देखो अब सही से दिख रही है, ये दो वेरिएंट्स है, इसके अंदर एक वेरिएंट ये है, एक वेरिएंट ये है। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो तुम, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे मैं दूंगा नेम, और एट द रेट रुपीज, यहाँ पे मैं दूंगा प्राइस। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स तुम यहाँ दे सकते हो, नेम, प्राइस। प्राइस फ्लॉट है तो यहाँ पे परसेंट एफ देना पड़ेगा। ओके, तो 500 ग्राम एट द रेट रुपीज 90, और 1 kg एट द रेट रुपीज 180। ठीक है। अब हैश कोड वाली चीज को अच्छे से देखते हैं, जब उसका टॉपिक आ ही गया है तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज हैश कोड। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, ए, मैंने इसका प्रिंट किया हैश कोड एस डॉट हैश कोड, एंड रन किया। क्या आता है? 65, 65 आया। एक्चुअली में 65 है क्या? इसका आस्की है। अगर मैं यहाँ पे बी भी लगा दूं, या फिर सपोज करो एक बार के लिए बी लगाते हैं, तो 66 आना चाहिए ना। तो अगर सिंपल अगर एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर है तो ये उसका आस्की प्रिंट करता है, उसके हैश कोड के अंदर उसका आस्की प्रिंट करता है। बट जब मैं यहाँ ए और बी दोनों को कंबाइन कर दूं तब ये क्या प्रिंट करता है?
2081, यानी कुछ कैलकुलेशन करी इसने इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के आस्की से कुछ कैलकुलेशन करी एंड देन उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हैश कोड क्या करता है, अगर किसी दो स्ट्रिंग्स का अगर वैल्यू सेम है तो उनका हैश कोड भी सेम होगा। देखो एक स्ट्रिंग मैंने ये बनाई, एक स्ट्रिंग बनाई मैंने t इक्वल टू, इसमें भी a भी डाल दिया मैंने, ठीक है। एंड देन जब मैं s का हैश कोड और t का हैश कोड प्रिंट करूंगा तो क्या आता है, लेट्स सी। सेम हैश कोड आया, वैल्यू सेम तो हैश कोड सेम। अब हम देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट वाला क्लास है, प्रोडक्ट वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट्स मैंने बनाए और इन दोनों का हैश कोड अब मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह लगा करके इनका हैश कोड बनाता है। मैं यहाँ पे वैल्यू सेम कर देता हूँ, लेट्स सी हैश कोड सेम आता है कि नहीं आता है। डिफरेंट आया, क्योंकि देखो स्ट्रिंग के केस में तुमने वैल्यू सेम दी तो हैश कोड सेम आया, बट यहाँ प्रोडक्ट के केस के अंदर वैल्यू सेम देने के बाद भी सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्या करता है उसके एड्रेस को भी कहीं ना कहीं इसके कैलकुलेशन के अंदर यूज करता है, इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट्स का डिफरेंट हैश कोड आया। अगर तुम चाहो तो इस चीज को सही कर सकते हो, उसके लिए प्रोडक्ट वाली क्लास के अंदर जाओ और यहाँ पे अल्ट इंसर्ट दबाओ और इक्वल्स और हैश कोड वाली चीज तुम लिख सकते हो। अब इसने कुछ बहुत सारा कोड लिख दिया है और ये इस तरीके से इनका हैश कोड कंपेयर कर देगा। अब देखो ये चीज वर्क करेगी, सेम हैश कोड आया दोनों का अब, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि इस इन दोनों फंक्शंस के अंदर क्या वैल्यूज हैं। इक्वल्स वाले को बाद में देखते हैं अपन, हैश कोड देखते हैं पहले। तो देखो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स नाम की एक क्लास थी उसका हैश फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर ये दोनों पैरामीटर्स दे दिए। तो ये हैश कोड जो बना रहा है वो किसके थ्रू बना रहा है, इसके नेम और इमेज यूआरएल दोनों को कंसीडर करते हुए हैश कोड इसका बना रहा है। इसने है ना इसकी इसी के साथ में इक्वल्स वाला फंक्शन भी ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड क्या होता है वी विल सी वेरी सुन, बट देखो इक्वल्स वाले के अंदर इसने क्या किया, दिस यानी कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट इक्वल टू जो पास किया है वो वाला ऑब्जेक्ट अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू। इक्वल्स कंपेयर करता है दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं, अगर ये ऑब्जेक्ट और ओ का ऑब्जेक्ट दोनों का अगर एड्रेस सेम है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेकंड केस, अगर जो ऑब्जेक्ट तुम्हें मिला है वो नल है और या फिर जो क्लास जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है वो अगर इक्वल नहीं है इसके क्लास के तो भी रिटर्न फॉल्स। यानी कि अगर ये नल है तो नल को किसी के साथ तुम कंपेयर कर नहीं सकते तो उस केस में फॉल्स, और अगर इस वाले ऑब्जेक्ट की क्लास और इस वाले ऑब्जेक्ट की क्लास सेम नहीं है तो भी फॉल्स, ठीक है। हमने क्या किया, अब ये ऑब्जेक्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये अपन देखते हैं ऑब्जेक्ट वाली क्लास क्या होती है यार। तो ऑब्जेक्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या किया, इसको कास्ट कर दिया प्रोडक्ट वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। और अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स नेम इक्वल है कि नहीं और इमेज यूआरएल इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों के दोनों इक्वल है तो इट मींस ट्रू रिटर्न हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी अगर मिसमैच है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो कि यार ओवरराइड 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 ये क्या है। तो चलो इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ये ओवरराइड क्या चीज है। होता क्या है, हम जो भी क्लास बनाते हैं जावा के अंदर वो सारी सारी क्लासेस बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट वाली क्लास को इनहेरिट करती है। ऑब्जेक्ट वाली क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस हमारे पास बने हुए हैं जैसे कि टू स्ट्रिंग है, इक्वल्स है, हैश कोड है, ये सारे फंक्शंस कुछ बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट वाली क्लास के अंदर बने हुए हैं। हम चाहें तो उनका कोड यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वाली क्लास के अंदर इनका कोड लिखा हुआ है हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं, हम जो चाहे वो उस फंक्शन के अंदर करा सकते हैं, ठीक है। टू स्ट्रिंग क्या मतलब है, टू स्ट्रिंग का कि ये तुम्हारे प्रोडक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है ना। इक्वल्स वाले मेथड का क्या मतलब है, यानी कि जो कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं वो सारे तुम्हें ऑब्जेक्ट वाली क्लास के अंदर मिल जाते हैं। अगर तुम देखना चाहो कि ऑब्जेक्ट वाली क्लास के अंदर क्या है तो वी कैन सी इट्स डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। ये क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ द क्लास हायरार्की, क्लासेस जितनी भी होती है जावा के अंदर ये सबसे रूट पे है। एवरी क्लास इज ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास, हर क्लास का सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर, गेट क्लास वाला फंक्शन है, हैश कोड वाला फंक्शन है, इक्वल्स, क्लोन, टू स्ट्रिंग, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट वेट, फाइनलाइज, ऐसे कुछ फंक्शंस इसके अंदर हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं और इसी कारण से ये हर ऑब्जेक्ट में मिलेंगे तुम्हें।
देखो वेरिएंट के अंदर मैंने कहीं हैश कोड बनाया नहीं है, फिर भी मैं कॉल कर सकता हूँ वेरिएंट का हैश कोड। क्यों? देखो वेरिएंट का क्लास ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, कॉल कर पाया मैं? क्यों कॉल कर पाया? मैंने तो यहाँ बनाया ही नहीं इसको, फिर भी कॉल कर पाया। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वाली क्लास को बाय डिफॉल्ट इनहेरिट करता है, तो उसके थ्रू इसके पास वैल्यू आ गई, है ना। देखो यहाँ पे और भी जितने भी फंक्शंस हैं हमारी ऑब्जेक्ट वाली क्लास के अंदर, सारे तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं। टू स्ट्रिंग तो हमने बना लिया था, बट हैश कोड नहीं बनाया, इक्वल्स नहीं बनाया, बट फिर भी हमें यहाँ पे मिलता है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। सपोज करो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो अब हमने इक्वल्स वाला मेथड इसका ओवरराइड कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं ए डॉट इक्वल्स बी। अब है या नहीं पता लग जाएगा। ट्रू होने भी चाहिए, नाम सेम है, इमेज यूआरएल सेम है, तो आना चाहिए ट्रू। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो क्या आता है? तो फॉल्स आता है। इट मीन्स जो मैजिक है वो ये फंक्शन कर रहा है। कैसे कर रहा है? वापस देख लेते चलो इसको। पहले क्या चेक कर रहा है ये कि जो ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं जिसका ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ए वाला ऑब्जेक्ट, क्या ए वाला ऑब्जेक्ट ये जो पास किया मैंने बी वाला ऑब्जेक्ट, क्या ये दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों का एड्रेस सेम है? अगर है तो रिटर्न ट्रू। या फिर अगर जो मैंने पास किया यानी कि बी, अगर बी नल है, या फिर बी वाली जो क्लास है और ए वाली जो क्लास है, अगर दोनों की क्लास सेम नहीं है, यानी कि दोनों अगर प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स। मैंने यहाँ पास क्या किया? देखो ऑब्जेक्ट पास किया है मैंने, क्योंकि ये इक्वल्स वाला मेथड कहाँ पे बना हुआ है? ऑब्जेक्ट वाली क्लास के अंदर बना हुआ है। एंड ऑब्जेक्ट वाली क्लास के अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा, और यहाँ पे तुम कोई सा भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, क्योंकि सभी क्लासेस का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो तुम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट वाली क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की जगह पे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, क्योंकि हम कहीं पर भी पेरेंट की क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड वाली क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ कास्टिंग कर ली, इस ऑब्जेक्ट वाली क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने कास्ट किया प्रोडक्ट के अंदर, और फिर हमने क्या किया? कंपैरिजन किया हर एक फील्ड का, नेम का कंपैरिजन किया और इमेज वाली कंपैरिजन किया, दोनों अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं आता है इसका, हमें इसको ओवरराइड करके करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स हैं, हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट हमारे लिए लिखा हुआ नहीं आता, हमें खुद लिखना पड़ता है। ऑल राइट, अब हमने प्रोडक्ट वाली क्लास बना ली, वेट बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास बना ली, एंड वेरिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट वाली क्लास बना ली। अब हम रेडी हैं इन दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए। तो पहले अपन देख लेते हैं जो जो क्लासेस अपन ने बनाई है, वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर तुम्हें अपनी सारी बनाई हुई क्लासेस का एक डायग्राम चाहिए, क्लास डायग्राम चाहिए, यूएमएल क्लास डायग्राम चाहिए, तो उस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करो, डायग्राम्स एंड शो डायग्राम्स, जावा क्लासेस, और इस तरीके से हमने अभी तक क्लासेस बनाई है। अगर तुम फील्ड्स देखना चाहते हो तो इसके ऊपर प्रेस कर दो, तुम फील्ड्स भी देख सकते हो। तो सबसे ऊपर हमारी पेरेंट क्लास कौन सी है? प्रोडक्ट वाली। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है? नेम और इमेज यूआरएल स्ट्रिंग्स हैं दो, इन दोनों क्लासेस ने इससे इनहेरिट किया है, तो जो नेम और इमेज यूआरएल इसके अंदर है वही इन दोनों के अंदर भी आ गई। और एडिशनल क्या क्या फील्ड्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर मिनिमम क्वांटिटी और प्राइस पर केजी, और इसके अंदर वेरिएंट्स हैं। और वेरिएंट्स के अंदर क्या है? लिस्ट ऑफ वेरिएंट्स, ऐसे लिस्ट ऑफ वेरिएंट्स हैं। और वेरिएंट के अंदर क्या क्या है? नेम और उसकी इंडिविजुअल प्राइस। तो अब हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि एक्चुअली एडमिन बनाएगा, और देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है चीज। ओके, मेन क्लास में आते हैं। अब देखो, मैं बनाता हूं एक प्रोडक्ट एप्पल इक्वल टू न्यू वेट बेस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि एप्पल वेट बेस्ड है ना, तो वेट बेस्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मुझे नेम देना है, तो नेम मैंने दे दिया एप्पल। इमेज यूआरएल नहीं देनी मेरे को। मिनिमम क्वांटिटी मेरे को 1 kg देना है, एंड प्राइस पर केजी 100 है। ये मेरा एक प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा सेकंड प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, जो कि होगा वेरिएंट्स बेस्ड। चलो बना लिया मैंने, कीवी इक्वल टू न्यू, और ये वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसका नेम है कीवी। इमेज यूआरएल ये है। वेरिएंट्स के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ वेरिएंट्स पास करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे क्या पास करने पड़ेंगे? वेरिएंट्स। तो मैं करूँगा न्यू वेरिएंट। ऑलराइट, एंड ये हमारे दो प्रोडक्ट्स बन गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाना चाहता हूँ। कमेंट्स लिखने की आदत डाल देना, क्रिएट प्रोडक्ट्स। अब मैं कर रहा हूँ इन्हें लिस्ट के अंदर ऐड।
तो मैं बनाता हूँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट एरेज डॉट एज लिस्ट, और दोनों प्रोडक्ट्स में पास कर देता हूँ एप्पल एंड कीवी। और अब मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो प्रिंट करा सकता हूँ प्रोडक्ट्स। ओके, तो मैंने प्रोडक्ट्स लिस्ट प्रिंट कराई है, तो ये एक एरे के फॉर्म में प्रिंट हुई है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है इसमें, वेट बेस्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है एप्पल, इमेज यूआरएल ये है, मिनिमम क्वांटिटी 1 है, प्राइस पर केजी 100 है। इसके अलावा सेकंड प्रोडक्ट है वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट जिसके अंदर नाम है कीवी और वेरिएंट्स ये दो हमारे पास है। तो बन गया जो हमें बनाना था। हमने एक तरीके से सबसे बेसिक चीज जो थी हमारे एप्लीकेशन की, मॉडल्स को सेव करने वाली, वो वाला हमने काम यहाँ पे कर लिया।